हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका एच डी विथ नीरज सर चैनल पे। मैं रवि सर, आप रूबरू होंगे हमसे। और मैं आपको पिछले क्लासों में एज प्रॉब्लम, आयु संबंध पढ़ाया था। उसके बाद वर्क एंड टाइम मैंने पढ़ाया था, उसको थोड़ा पढ़ाया था, फिर हमने ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया था। आज मैं क्या कर रहा हूं, आपको स्टार्टिंग से नंबर सिस्टम मैथ का फर्स्ट चैप्टर है, मैं यहां से स्टार्ट करूंगा आपको, और इसके बाद क्रम बाई आगे हम चलते रहेंगे। ठीक है, आप क्या करिए, पहले मेरा आज का जो क्लास रहेगा थोड़ा थ्योरिकल रहेगा, ताकि आप लोग मतलब जो है नंबर सिस्टम है तो संख्याओं के बारे में जानते भी होंगे, और जो हम बताने जा रहे हैं उसको एक बार आप लोग कोशिश करें समझने की। ठीक है, और मैं जो नंबर सिस्टम के बाद थ्योरी पढ़ाऊंगा, ठीक, उसके बाद इनसे जो क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चनों को मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिएगा, हमने लिखा है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। पहले क्या पढ़ना है, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर्स, पूर्ण संख्या यानी होल्स नंबर्स, पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स नंबर्स क्या होते हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं यानी इवन नंबर्स क्या होते हैं, विषम संख्या यानी ओड नंबर्स क्या होते हैं, भाज्य संख्या यानी यौगिक संख्या या डिविजिबल नंबर्स हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, कंपोजिट नंबर जो बचा इंग्लिश में है वो भी हमने इंग्लिश में लिख दिया है। ठीक है, वो भी पढ़ सकता है। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, इनको अभाज्य संख्या है या रूढ़ संख्या कहीं पे लिखी हो तो एक ही बात होती है, इनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स बोलते हैं इनको। परिमेय संख्या रेशनल नंबर्स कहते हैं, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, वास्तविक संख्या रियल नंबर्स। दुनिया में जितनी संख्याएं हैं, मतलब जितनी संख्याएं हैं वो सभी क्या हैं, रियल संख्याएं हमारी होती हैं। आरोही क्रम हम पढ़ेंगे, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, जाति माने लोकल वैल्यू, या अंकीय मान या अंकित मान, या इसको कहते हैं फेस वैल्यू। यहाँ पे लिख दिया, फेस बना लीजिए आप। ठीक है, इसको फेस वैल्यू बोलते हैं, ये हमको पढ़ना है। तो आपको ये पहले पढ़ाएंगे हम, उसके बाद इन्हीं पे हम कुछ क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन करवाएंगे अगले क्लास में। ठीक है, यहां पर हम इतना पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होगा हमारे इन्हीं पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे। पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको, उसके अकॉर्डिंग उस पर क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो इन संख्याओं के बारे में, नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो संख्याओं के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि कौन संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या जो कि हमने बताया अभी किसको क्या कहते हैं। अब एक एक करके भली भांत चीजों के बारे में सीखते हैं। ठीक है, चलिए, इससे पहले लिखा है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं, यानी प्राकृतिक संख्याएं आप देखे होंगे हमारे दैनिक जीवन में रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं, वस्तुओं को गिनने में जो संख्या यूज करते हैं, वस्तुओं को गिनने में जो संख्या यूज की जाती है, प्रयोग में जो संख्याएं वस्तुओं को गिनने में प्रयोग में लाई जाती हैं, ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती है। हमने डिफिनेशन लिख दिया है, आप पीडीएफ के माध्यम से पीडीएफ भी भिजवा देंगे आप लोगों के पास। हमने परिभाषा लिखी, आप इस परिभाषा को आप पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ के बता रहा हूं, समझाते हुए आपको चल रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। हमने क्या बताया, वे संख्याएं जो किसी वस्तु को गिनने में प्रयोग में लाई जाती हैं, वे संख्याएं जो किसी वस्तु को गिनने में प्रयोग में लाई जाती हैं, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या। हमने परिभाषा भी लिख दी है, जिन संख्याओं को किसी वस्तु के गिनने के काम में लाया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। इनकी संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इसके अनंत तक भी, इनको यानी इनफाइनाइट तक भी ले जा सकते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया प्राकृतिक संख्या। हमने क्या बताया, वे संख्याएं जो किसी वस्तुओं या किसी वस्तुओं को पढ़ने में यूज की जाती हैं या किसी वस्तु को गिनने में जो संख्या यूज की जाती है उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यहां तक समझ गए होगे ना, आगे चलते हैं। उसके बाद दिया है पूर्ण संख्या क्या थी, होल नंबर्स क्या होते हैं। इनमें लिखा है यहाँ पर, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो सम्मिलित कर लेने से पूर्ण संख्या बनती है। इन्हें W से प्रदर्शित करते हैं, W मतलब W होल नंबर। ठीक है, अब देखना क्या है,
जीरो, हमको पता होगा जीरो का आविष्कार किसने किया है, आर्यभट्ट ने किया है। ठीक है, तो जब जीरो को इंक्लूड कर लिया गया नेचुरल नंबर्स में तो संख्या हमारी क्या बन गई, होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं हो गई। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनता है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो नहीं होती हैं। हाँ, पूर्ण संख्याएं क्या प्राकृतिक संख्याएं होंगी, मतलब प्राकृतिक संख्याएं क्या पूर्ण संख्याएं होंगी, नहीं, लेकिन पूर्ण संख्याएं क्या प्राकृतिक संख्याएं होंगी, होगी। ठीक है, तो ये इस टाइप में जितने क्वेश्चन बनेंगे हम अभी नेक्स्ट मतलब जो है नेक्स्ट वीडियो में और इसी में जहां पे जो क्वेश्चन होगा मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। तो इसमें क्या होगा, जीरो, जीरो के बाद एग्जांपल में देखो, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट आप 5 भी लिख सकते हो और इनफाइनाइट अनंत तक। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये पूर्ण संख्या हो गई। आगे देखते हैं पूर्णांक संख्या क्या होती है, इनको बोलते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जाए, वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जाए ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं, इसको आप हटा दो यहां पे। वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जाए उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं, उन्हें पूर्णांक संख्या, सॉरी, उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती हैं, ये संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती हैं। यहां पर छोटा हुआ, ये संख्याएं धनात्मक, आगे लिखा हुआ है, ये संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको प्रयास कर रहा हूं समझाने का, समझिएगा। जैसे एक संख्या रेखा में संख्या मतलब रेखा खींच ली, तो सेंटर में क्या होगा हमारा, 0 0 होता है। जब हम यहां से क्या जाएंगे, राइट में जाएंगे यानी दायां इधर जाएंगे, और ये होता है बायां, लेफ्ट राइट। यहां से जब हम इधर बढ़ेंगे तो संख्या हमारी क्या होगी, प्लस में, फिर क्या होगा 2, फिर क्या इधर जाएंगे 3 और फिर 4, इस तरीके से डॉट डॉट इनफाइनाइट अनंत तक हम संख्या ये ले जा सकते हैं। इसी तरीके से जब हम बाएं आएंगे तो क्या होगा, माइनस का 1, फिर माइनस का 2, फिर माइनस का 3, फिर माइनस का 4, ये भी कहां तक जाएगा, इधर अनंत तक हम इसको ले जा सकते हैं। इस तरीके से, ठीक है। ये संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। पूर्णांक जो इंटीजर्स नंबर होते हैं वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं, लेकिन जीरो हमारा क्या है, जीरो ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक होता है। ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पर, शून्य ना धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। ये हमारी क्या हो गए, पूर्णांक संख्या। हमने क्या बताया, फिर से देखिएगा, वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जाए उन्हें क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं, ये सही कर लो। ये संख्याएं धनात्मक ऋणात्मक दोनों होती हैं। एग्जाम्पल में हमने दिया, इस तरीके से हमने एक रेखा बना दी, यहाँ पर एग्जाम्पल में दी हुई है -4 3 2, ठीक, इधर प्लस का दिया हुआ है, हमने यहाँ पर आपको समझा दिया है। जीरो क्या है, ये माइनस यानी ऋणात्मक है, और ये इधर क्या है, ये धनात्मक होंगी, और जीरो ना धनात्मक ना ऋणात्मक। ठीक है, ये हो गए पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद सम संख्याओं पे बात करते हैं। सम संख्या यानी इवन नंबर्स क्या होते हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, मतलब ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी जिनको 2 से भाग करने पर शेषफल हमारा क्या आ जाए, 0 आ जाए, ऐसी सभी संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्या यानी इवन नंबर्स होते हैं, जो कि आप लोगों को पता होगा। 2 4 6 8 इस तरीके से आगे भी हम लिख सकते हैं इनको, सम संख्याओं को। ठीक है, जैसे हमने 8 ले लिया, हम भाग करके दिखा रहे हैं आपको, 4 है, 4 में अगर हम 2 से भाग कर देंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 4 से 4 क्या कितना आ जाएगा, 0 यानी 0 आ जाएगा। तो यानी जिन संख्याओं को 2 से भाग करने पर शेषफल 0 आ जाए, वे सभी संख्या क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा यहाँ पर लिखा है 7, अगर 7 2 से भाग करो क्या जाएगा, नहीं जाएगा भाई, 2 3 6 1 आया शेषफल, यानी ये क्या हो जाएगी, 7 क्या है, विषम संख्या है ना कि सम संख्या। ठीक है,
तो हमने सम बता दिया। सम वे संख्या जो दो से, जिसमें दो से डिविजिबल हो जाए, जिसमें दो से भाग चला जाए, वो सभी संख्याएं क्या होंगी? सम संख्याएं होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। विषम संख्याएं क्या होती हैं? ओड नंबर्स। जो संख्या दो से विभाजित नहीं हो पाती है उन्हें क्या कहते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए, वे संख्या जो दो से विभाजित ना हो, ऐसी संख्या क्या होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। जैसे 1 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। ठीक, आप आगे भी इसके लिख सकते हैं। जैसे हमने कहा 9 ले लेते हैं। 9 में अगर 2 से भाग करो, 2 चक्कू 8, 9 से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। तो इसमें क्या है? शेषफल देखो नहीं आ रहा जी, इसमें कुछ ना कुछ शेषफल इसमें होगा, बचेगा। तो हमने ये बताया है, वे संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो, ऐसी संख्या क्या होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। तो 9 क्या है? विषम संख्या है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को ये चीजें सभी पता होना चाहिए कि सम विषम क्या होती है। मैं बता रहा हूं, अब देख लीजिए। इस पे अभी क्वेश्चन करवाएंगे तो अच्छे से आपके समझ में आएगा। अब बात करते हैं भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं। इनको बोलते हैं डिविजिबल नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, देखिएगा, जो संख्या स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी से भी विभाजित हो जाती है उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। ये तो परिभाषा हो गई, समझ से। अब समझना, हमने कहा आपसे वे संख्याएं जो स्वयं से और एक से पूरी तरह विभाजित हो जाएं या कट जाएं, ऐसी संख्या क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। फिर से एक बार समझिए, वे संख्याएं जो स्वयं से तो कटे ही कटे, जिनमें स्वयं से तो भाग जाए ही जाए, और एक के अतिरिक्त अन्य किसी से भी, एक के अतिरिक्त अन्य किसी से, किसी संख्या से भी उनमें भाग चला जाए। जैसे हमने कहा 4 है, पहली संख्या भाज्य, मतलब पहली भाज्य संख्या कौन होती है? 4 होती है। 4 क्या है? पहली भाज्य संख्या है कौन? 4। 4 के बाद 6, 8, 9, उसके बाद 10, इसके बाद 12 लिख सकते हैं आप, 14, इस तरीके से लिख सकते हैं, 15 भी है, 16 भी है, डाट आप 100 तक लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, जैसे हमने कहा, इधर देखो, जैसे 10 ले लेते हैं। 10 में 2 से भाग करो जरा, 2 पंचे 10, 10 से भाग चला गया, पूरा देखना है, शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। 2 पंचे 10, ये 2 से तो कट गई। हमने क्या बताया है? वह संख्याएं जो स्वयं से कटे, एक से कटे, अन्य किसी से भी कटे, उनमें भाग चला जाए, ऐसी संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं होती है। जैसे लिखा हमने 10, अब 10 में क्या करेंगे हम? स्वयं से भाग करो, स्वयं मतलब 10 से ही भाग करो। इसमें 10 से कम 10, कितना आ जाएगा? शेषफल 0 आ गया, यानी इसमें 10 स्वयं से भाग जा रहा है। अब हमने इसके बाद क्या बताया है? 2 से भी गया, 1 से देख लेते हैं। 10 में जब 1 से कटेंगे कितना हो जाएगा? 1.10 पूरा चल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर 10 में किसी और से भी भाग करें तो भी चला जाएगा। 10 में हम 5 से करते तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10। ठीक है, तो भी शेषफल 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वे संख्याएं जो स्वयं से कटे, एक से कटे, अन्य किसी से भी कट जाएं, उन्हें क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, ये हमने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देके भी आपको बता दिया है। अब देखना जरा, अब क्या है? 4 है, 6 है, 8 है। अगर आपसे पूछा जाए 1 से 100 तक के बीच कुल भाज्य संख्या कितनी होती है? कुल भाज्य संख्याएं 1 से 100 तक के बीच कुल भाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? तो आप बताना। 75। ठीक है, 25 हमारी अभाज्य होती हैं, प्राइम नंबर। पहली भाज्य संख्या कौन सी होती है? पहली भाज्य संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी बच्चों। कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको इस पे ध्यान रखना। 1 से 100 तक अगर पूछा जाए तो कुल 75 भाज्य संख्या होती हैं। पहली भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4 होती है। और यह संख्या
अगर पूछा पहली समभाज्य संख्या कौन होगी तो आपको बताना पहली समभाज्य संख्या। तो पहली समभाज्य संख्या कौन होगी? 4, यही 4 ही होगी ना, इसकी स्टार्टिंग 4 से होती है। तो पहली भाज्य संख्या पूछे तो 4, पहली समभाज्य संख्या पूछे तो भी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, हमने आपको क्या बताया? भाज्य संख्याओं के बारे में बताया है। तो हमने क्या बताया, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। वे संख्याएं जिनमें एक से तो भाग जाए ही जाए, एक के अलावा स्वयं से भी भाग जाए, अन्य किसी से, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जिनमें वे संख्याएं जिनमें स्वयं से भाग जाए, एक के अतिरिक्त अन्य किसी से भी उनमें भाग चला जाए, ऐसी संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। इससे हमने लिख दिया 1 से 100 तक के बीच कितनी भाज्य संख्या होगी? 75। पहली भाज्य संख्या क्या होगी? 4। पहली समभाज्य संख्या कितनी होगी? ये भी 4 होगी। आगे बढ़ चलते हैं। अब देखना, इसके बाद क्या आते हैं? आभाज्य संख्याएं, यानी ऋण संख्याएं। आभाज्य संख्याओं को क्या बोलते हैं? ऋण संख्या बोलते हैं, यानी प्राइम नंबर से इसको बोला जाता है। हमने लिखा है जो संख्याएं स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित हो पाती हैं। ये गलत लिखा है यहां पर, इसको आप हटा दीजिए। जो संख्याएं स्वयं से कटे, सही है। एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से, अन्य किसी संख्या से भी विभाजित ना हो, ऐसे यहां पर लिखना, विभाजित ना हो, उन्हें क्या कहते हैं? आभाज्य संख्या कहते हैं। या आप ऐसे कर सकते हो, वे संख्याएं जो एक मिनट, वे संख्याएं जो स्वयं से, वे संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त, वे संख्याएं जो स्वयं व एक के अतिरिक्त अन्य किसी से भी विभाजित ना हो, उन्हें आभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, परिभाषा में थोड़ा डिफाइन यहाँ पे गड़बड़ था, मतलब जो है लिखने वाले ने गलत कर दिया। हमने लिख दिया वे संख्याएं जो स्वयं से और एक के अतिरिक्त, मतलब जो वे संख्याएं जिनमें स्वयं से भाग जाए, एक से जाए, अन्य किसी से भी उनमें भाग ना जाए, उन्हें, उन संख्याओं को क्या कहते हैं? आभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, आभाज्य संख्या की स्टार्टिंग कहां से होती है? पहली आभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद 3, 5, 7, 11। 11 के बाद कितनी आ जाएगी? आप 13 का लिख लीजिए। 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद आ जाएगी आपकी 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद कितनी होगी? 37, 37 के बाद कौन सी हो जाएगी संख्या? 37 के बाद 41, उसके बाद 43, उसके बाद 47, उसके बाद क्या हो जाएगी? 53, उसके बाद 59, उसके बाद इधर देख लीजिए 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। ठीक है, देख लीजिए कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। यानी आपको अगर देखा जाए तो 1 से 100 तक के बीच कितनी आभाज्य संख्याएं होती हैं?
1 से 100 तक, 1 से 100 तक के बीच, 1 से 100 तक के बीच कुल अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, कुल अभाज्य संख्याएं 25 होती हैं। कितनी होती हैं? 25 होती हैं। 1 से 100 तक के बीच पूछा जाए कितनी हो जाएंगी? अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं ताकि आप ही जाए, इसको हटा रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं। एक से 100 तक के बीच कितनी होंगी? 1 से 100 तक के बीच कितनी होगी? 25। ठीक है। पहली अगर पूछा जाए पहली सम संख्या, पहली सम आभाज्य संख्या कौन होगी? पहली, या ऐसे लिख लो पहले, पहली आभाज्य संख्या कौन होगी? पहली आभाज्य संख्या, पहली आभाज्य संख्या 2 होगी। सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन होगी? सबसे छोटी आभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन होगी? 2 होगी। सबसे छोटी सम आभाज्य संख्या कौन होगी? सबसे छोटी सम आभाज्य संख्या कौन होगी? सम आभाज्य संख्या कौन होगी? सम आभाज्य संख्या कौन होगी? सबसे छोटी सम आभाज्य संख्या, तो भी कितनी होगी? 2 होगी। हमने क्या बताया? 1 से 100 तक के बीच कितनी आभाज्य संख्या होती है? 25। पहली आभाज्य संख्या कौन होगी? 2। सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन होगी? 2। सबसे छोटी सम आभाज्य संख्या कौन होगी? 2 होगी। ठीक है। अगर पूछा जाए 1 से 50 तक कितनी आभाज्य संख्या होती है? 1 से 50 तक तो 15 होती है, ध्यान रखना। अगर पूछा जाए 50 से 100 तक के बीच कितनी आभाज्य संख्या होती हैं? तो 10 होती हैं। टोटल 25 होती है, ध्यान रखना। टोटल 25 होती है। हमने क्या बताया? वे संख्याएं जो स्वयं से कटें, 1 से कटें, अन्य किसी से भी ना कटें, ऐसी संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। इनकी संख्या 1 से 100 तक के बीच अगर देखी जाए तो 25 होती है। पहली आभाज्य संख्या 2 होती है। क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन होती है? 2 होती है। और सबसे छोटी सम आभाज्य संख्या कौन होती है? ये भी 2 होती है। मैंने बताया है 1 से 50 तक कितनी, मतलब 1 से 50 तक कितनी संख्याएं होंगी अभाज्य? 15। 50 से 100 तक के बीच कितनी होंगी? 10। ठीक है। ये था हमारा क्या? अभाज्य संख्याएं। अभी में अगर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि 80 से, जैसे पूछ लिया जाए 80 से 90 के बीच बताओ कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 80 से 90 के बीच, तो आपको पता होना चाहिए 80 से 90 के बीच कितनी आएंगी। तो हमारा क्या आ गया? 80 ये है, देखना, जैसे 80 है और किसके बीच पूछा है? 90 के बीच पूछा है ना। तो इनके बीच कौन आता है? 80 के बाद 81 है नहीं, 82, उसके बाद 83 पड़ता है। यानी इसके बीच कौन कौन संख्या पड़ेगी? पहले पड़ेगी 83, उसके बाद 83 के बाद ये 89 आ जाएगी, ये एक पड़ेगी, उसके बाद हाँ कितनी होंगी? 97 तो लेना नहीं है क्योंकि 90 के बाद है। 80 और 90 के पूछा है तो कितनी? 80 और 90 के बीच संख्या कितनी होंगी अभाज्य? 2 होंगी। ठीक है। कितनी होंगी? 2 होंगी। तो ये था हमारा अभाज्य संख्या। अभी हम इनको और कराएंगे, क्वेश्चन भी कराएंगे। अभी पीडीएफ में आगे क्वेश्चन हैं, पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर इनको हम क्वेश्चन में लेंगे। ठीक है। तो ये अभाज्य संख्या आप लिख लेना, इसको कॉपी कलम साथ में रखिए, जो बता रहे हो वो लिखते हुए चलिए साथ में। ठीक है। एक एक पॉइंट। दोस्तों स्वागत है आपका STV इंजीनियर्स चैनल पे। मैंने आपको पढ़ाया था अभाज्य संख्याएं। हमने नंबर सिस्टम हमारा चैप्टर चल रहा था, उसमें हमने प्राकृतिक संख्या से लगाकर अभाज्य संख्याओं तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है।
और उसी को आगे करते हुए उसके बाद सह आभाज्य संख्याओं के बारे में हम आपको बताएंगे क्या होती हैं सह आभाज्य संख्या। देखिएगा जरा, इसे यहाँ पे लिखा हुआ है सह आभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। इनको इंग्लिश में को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। हमने कहा संख्याओं का वह युग्म जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ठीक है, जिनका गुणनखंड मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो इसमें आपको क्या करना है, ये परिभाषा आप चाहो तो याद रखना, चाहो तो ना याद रखना। हमने आपको क्या बताया है, देखना ये परिभाषा जो लिखी है, संख्याओं का वह युग्म जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, वे संख्याएं जो जोड़े में हो और जिनका मासा एक हो, यानी जिनका एचसीएफ कितना हो, एक हो, वे संख्याएं जिनका एचसीएफ एक हो और वो संख्याएं जोड़े में हो, वो संख्याएं क्या होती हैं, सह आभाज्य संख्याएं होती हैं। ध्यान रखना, हमने क्या बताया, वे संख्याएं जिनका मासा एक हो और वे संख्याएं जोड़े में हो, ऐसी संख्याएं सह आभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमने लिखा 3, 3 को जरा तोड़ो, 3 करना 3, इसको 7 को जोड़ो तोड़ो, 7 करना 7। तो इसमें जरा देखना, एक क्या है, कॉमन है, और कॉमन ही क्या होता है, एचसीएफ होता है। एचसीएफ कितना है इसका, 1 है, तो ये संख्या क्या होगी, सह आभाज्य संख्या होगी। इसे 8 ले लें, 8 और कितना है 11 है, तो इसको जरा तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 करना 8, इसको भी तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11 करना 11। तो दोनों में कॉमन क्या है, 1 है, यानी एचसीएफ क्या है, 1 है, तो ये संख्या क्या हो जाएंगी, सह आभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, जैसे हम ले लें 2 या कर ले, 1 मिनट, हमने लिया 16, हमने ले लेते हैं 20। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए क्या ये सह आभाज्य संख्या होगी, तो ये सह आभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसका एचसीएफ 1 ना होके 4 होगा। ठीक है, इसलिए इसको अगर तोड़ेंगे तो कितने टूटेगा, 4 × 4, और यहाँ पर ये कितने टूटेगी, 4 × 5, तो इसका कितना हो जाएगा, एचसीएफ 4। तो ये क्या हो जाएंगी, जिनका मासा 1 हो और वो संख्याएं जोड़े में हो, ऐसी संख्याएं सह आभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये हो गया हमारा सह आभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन। ध्यान रखना, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाएं, ऐसी सभी संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, जहां P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक हो, किंतु Q ≠ 0, Q शून्य ना हो। ठीक है, हमने क्या बताया, और यहां पर इसको समझने से पहले कुछ चीज आपको हम बता रहे हैं, वो चीज आप लिखना। जैसे हम बोल रहे हैं डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, इसको कहते हैं दशमलव संख्या। दशमलव संख्याएं कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी, देखना जरा इधर, एक होती है रेकरिंग डेसिमल नंबर, और इसी को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसे कहते हैं आवर्ती दशमलव, हिंदी में क्या बोलते हैं, आवर्ती दशमलव। एक होता है नॉन रेकरिंग डेसिमल, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अनावर्ती दशमलव,
दशमलव। ठीक है, अब क्या होती है आवर्ती दशमलव संख्याएं, अब क्या होती है अनावर्ती दशमलव संख्याएं, ये हम सीखते हैं। जैसे हमने कहा जितनी भी डेसिमल, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं वो सभी क्या होते हैं परिमेय संख्या होते हैं। कैसे होते हैं देखना जरा। जैसे हमने लिखा 5, रेकरिंग का मतलब होता है जिस संख्या के ऊपर बार लगा हो, मतलब रेकरिंग। जैसे हमने लिखा 222, ठीक है, अगर इसकी पुनरावृत्ति यानी कि रेकरिंग कब लगाया जाता है, संख्या की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उसके ऊपर रेकरिंग लगाया जाता है। जैसे हमने कहा इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 के ऊपर रेकरिंग। अगर इसको हम हटाएंगे तो क्या होगा 2/9, और 2/9 क्या है जो कि एक P/Q के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, यानी 2/9 क्या है भिन्न का रूप ले लेता है, यानी P/Q का रूप ले लेता है। तो ये भी क्या हो गई परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, जैसे हम लिखा 0.5, तो पॉइंट हटेगा नीचे 0 बढ़ जाएगा, 5 से करना 5, 5 दूनी 10 यानी 1/2। तो ये भी 1/2 क्या होगा, ये भी P/Q के फॉर्म हो गई। तो ये भी क्या हो गई परिमेय संख्या हो गई। तो हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि जितनी भी आवर्ती दशमलव यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल जिन्हें टर्मिनेट कर सकते हैं वो सभी क्या होंगे रेशनल नंबर होंगे। ये ध्यान रखना। जैसे हमने यहां पर लिखा 0.3333। अब बताइए हमको ये 0.33 क्या है, आवर्ती दशमलव है, मतलब रेकरिंग डेसिमल नंबर है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसके ऊपर रेकरिंग लगा दीजिए, 0.3 के ऊपर रेकरिंग। तो ये भी क्या हो गई आवर्ती दशमलव हो गया। अब ये संख्या क्या हम कह सकते हैं इसको कि ये क्या है परिमेय संख्या है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3/3 की पावर कितना 9, जितना रेकरिंग लगा होता है जिसके ऊपर वो उतने 9 नीचे बढ़ जाते हैं, हम आगे बताएंगे आपको। तो हमारा कहने का मतलब है जो भी संख्या आवर्ती दशमलव संख्याएं होंगी वो सभी संख्याएं क्या होंगी परिमेय संख्याएं होंगी, और जितनी भी क्या होंगी अनावर्ती दशमलव संख्या यानी नॉन रेकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो भी होंगे वो सभी क्या होंगे आपके अपरिमेय संख्या होंगे। जैसे हम कहें 0.57689, तो ये क्या है, ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, इस पे हम रेकरिंग नहीं लगा सकते हैं। तो ये जितनी भी ये संख्याएं होंगी अनावर्ती दशमलव यानी कि नॉन रेकरिंग डेसिमल वो सभी क्या होंगे, वो सभी अपरिमेय संख्या होंगी। तो हमने क्या बताया जितने भी आवर्ती दशमलव में जितने यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल जितने भी होंगे वो सभी क्या होंगे रेशनल नंबर होंगे। ये ध्यान रखना। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे। ये है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी वे संख्याएं जो P/Q के रूप में, P/Q के रूप में, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सके उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई क्या है अपरिमेय संख्या है, अभी हमने पीछे आपको बताया है। ठीक, जो अभी हमने पीछे बताया है आपको, ये यहां पर आवर्ती दशमलव जितने मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे वो सभी क्या होंगे अपरिमेय संख्या होंगी, वो सभी क्या होंगी अपरिमेय संख्या होंगी। तो √2 यानी कि ऐसी संख्या जिनका रूट हम नहीं निकाल सकते हैं, जिनका रूट क्या होगा नहीं निकलेगा, वो सभी क्या होंगी अपरिमेय संख्याएं होंगी। जैसे 2 है ये भी क्या है अपरिमेय संख्या है, √3 ये भी क्या है अपरिमेय संख्या है। और ये ऋणात्मक भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि ऋणात्मक नहीं है। तो -2 के √2 तो ये भी क्या होगा अपरिमेय संख्या होंगी। जैसे हमने लिखा 3 ये भी क्या हो जाएगा -√3 ये भी क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। इस तरीके से लिखा हो तो ये भी क्या होगा -√5 ये भी अपरिमेय संख्या। जैसे हमने लिख दिया 7 प्लस रूट के अंदर 11 ये क्या है ये भी अपरिमेय संख्या। जैसे हमने लिख दिया 5 रूट के अंदर 11 और इसका कर दें स्क्वायर, तो ये भी क्या है ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमने और जितनी भी आवर्ती दशमलव अनावर्ती दशमलव संख्याएं होंगी वो सभी क्या होंगी अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जैसे हम लिख दें 5.7561, तो ये क्या हो जाएगा ये भी क्या है एक, और आगे इसी तरीके से चलता है, इसको हम टर्मिनेट ना कर सकें तो ये भी क्या हो जाएगी एक अपरिमेय संख्या होगी। ये थी अपरिमेय संख्या। हमने क्या बताया वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में ना लिखी जाए वो सभी क्या होंगी अपरिमेय संख्या होंगी। वो संख्याएं जो रूट इनका रूट ना निकले वो क्या होंगी अपरिमेय संख्या होंगी। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं जितने भी नंबर हैं वो सभी क्या होते हैं वास्तविक संख्याएं होती हैं। अभी हम स्ट्रक्चर लेके आए, स्ट्रक्चर आपको समझाएंगे आगे। ठीक है,
तो आप क्लियर हो जाएगा आपको। -1 ये भी क्या है, वास्तविक संख्याएं। 2/3 ये भी, इसमें लिखा हुआ परिमेय तथा परिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, ये सही है। लेकिन इसके अलावा अगर पूछा जाए आपके क्या पूर्णांक संख्याएं वास्तविक संख्या होंगी, तो होंगी, ध्यान रखना। क्या प्राकृतिक संख्याएं वास्तविक, मतलब क्या प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या होंगी, तो ये भी सही, यानी जितने भी नंबर होंगे वो सभी क्या होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगे। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। आरोही क्रम, आरोही क्रम का क्या मतलब होता है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर चलते हैं, यानी कि पहले हम छोटी संख्या लिखते हैं, तत्पश्चात उससे बड़ी, तो उसके बाद सबसे बड़ी। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर चलना। ठीक, या सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, इस तरीके लिखा जाता है। जैसे हमने आपको एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे 7 5 2 3 1, तो इसमें आपको दी गई संख्या को आरोही क्रम में लिखना है, दी गई संख्या को आरोही क्रम में लिखना, तो इसका आरोही क्रम क्या हो जाएगा, आरोही क्रम क्या हो जाएगा, सबसे छोटी इसमें क्या होगी 1, तो आप 1 लिख लो, उससे छोटी 2 है तो 2 लिख लो, उससे छोटी कौन हो जाएगी 3, तो 3, उसके बाद 5, फिर 7, ये क्या हो गया, इसका आरोही क्रम हो गया। ठीक है, अब हम इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं, वो भी आपको करवा देते हैं कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है। हो सकता है फ्रैक्शन में दिया हो। अब देखना, क्यूब रूट 6 4 रूट 10 4 रूट 3। ठीक, अब इस दी गई संख्याओं को आपको आरोही क्रम में लिखना है, दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में। तो क्या करना है आपको, पहले तो ये आप रूट हटा लीजिए। रूट का मतलब क्या होता है, हमने बताया, मतलब जो है आप देखिएगा, इसे कहीं पे रूट लिखा है तो रूट का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे इस रूट का मतलब क्या होता है, चाहे रूट लिखो, रूट का मतलब होता है 1/2। ठीक है, अगर इसी रूट के अंदर क्यूब भी लिखा हो तो आप इसको क्या लिख सकते हो 1/3। अगर 4 हो इसके अंदर तो इसको क्या लिख सकते हो 1/4। ठीक है, तो इसके अंदर कितनी संख्या लिखी है 10, तो 10 बाहर लिख लो, और रूट में कितना है 1/4, ये रूट हटेगा तो 1/4 होगा, इसका मतलब ये लिखा हुआ है 1/4। 6 नीचे लिखिए और 1/3, फिर क्या होगा 3 लिखिए, रूट का मतलब 1/4, ये हुआ। अब क्या होगा 4 3 4, इसका एलसीएम कितना होगा, लासा कितना होगा, एलसीएम पता होगा आपको 12 होगा। 4 3 4 का एलसीएम कितना होगा 12, 12 से सब में गुणा कर दीजिए। अब देखना यहाँ पे 4 तिया 12, 3 चक्कू 12, 4 तिया 12, 10 की पावर कितनी आ गई 3, यहां पर 6 की पावर 4, 3 की पावर 3। ठीक है, अब देखना इसको क्या होगा, जैसे 10 की पावर 3 है तो इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 मतलब 10,100,1000, ये हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं 6 रंग 36 छक्का 216, 216 का गुणा फिर से 6 से आप कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 रंग 36 और 6 करना 6 3 9 हो जाएगा, फिर 6 दूनी 12 यानी 1296 आ जाएगा। आप यहाँ पे लिख लीजिए 1296, फिर कितना होगा 3 3 होते हैं 27। ठीक है, तो आपको देखना है इसमें सबसे छोटा नंबर किसका फाइंड करने के बाद आया है, तो सबसे छोटा जो है आई थिंक ये है, और उसके बाद उससे बड़ी कौन है ये है, और फिर उससे बड़ी ये है। ठीक है, अब इनको हम लिखेंगे, इनको अगर हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, सबसे छोटी कितनी है 4√3 ये, उसके बाद कौन सी है 4√10, उसके बाद √6। इस तरीके से क्या हो जाएंगे, ये इनका आरोही क्रम होगा। अभी इन पे क्वेश्चन आगे आएंगे तो हम आपको करवाएंगे। ठीक है, ये क्या था आरोही क्रम, मतलब छोटी संख्या से बड़ी की संख्या की ओर चलना ही क्या होता है आरोही क्रम।
आगे देखते हैं। अवरोही क्रम क्या होता है, जस्ट उसके अपोजिट होता है अवरोही क्रम। जैसे हम लिख दें 5 7 8 9 1 2, ये संख्या लिखी, इसका बोले अवरोही क्रम लिखना, अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो आप 8 लिख दीजिए। उसके बाद कितना सबसे बड़ी संख्या इसमें, एक मिनट, अवरोही क्रम सबसे बड़ी 9, उसके बाद 8, उसके बाद कितना है 7, फिर 5, फिर 2 और उसके बाद 1। तो ये दी गई संख्या का क्या हो गया, अवरोही क्रम हो गया। ठीक है, अवरोही क्रम जस्ट अपोजिट होता है आरोही क्रम का। ठीक है, अभी क्वेश्चन आएंगे तो हम कराएंगे आपको, निश्चिंत रहिए इस चीज से। आगे देखिएगा, स्थानीय मान क्या होता है, जैसे हमने आपसे बोला कि लिखा है 5 7 6 3 2, ठीक है, 57,632 लिखा हुआ है। आप इसमें 2 का स्थानीय मान ज्ञात करिए, 6 का स्थानीय मान ज्ञात करिए, 7 का स्थानीय मान ज्ञात करिए। ठीक, कैसे निकलेगा देखिएगा जरा, हम इसको इधर लिख लेते हैं 5 6 7 3 2। ठीक है, ये कितने पे आ रहा है, इकाई पे आ रहा है, तो आप इसको लिख लीजिए इकाई। ये कितने पे आ रहा है, दहाई पे, तो इसको दहाई। ये कितने पे आ रहा है, सैकड़े पर, तो आप इसको सैकड़ा बना लीजिए। ये कितना पे आ रहा है, 1000 पे, और ये 10,000। ठीक है, 10,000। इकाई में कितना अंक होता है आपको पता होगा, 1 होता है। दहाई में कितना होता है, 0 बढ़ जाता है, 10 हो जाता है। यहाँ पर सैकड़े में 100 100 बढ़ते हैं इसको, इसमें कितना हो जाएगा 1000, और इसमें कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे पूछा जाए इकाई का मतलब 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 किस नंबर पे आ रहा है, इकाई पे आया है, तो इसमें क्या करें आप 2 में 1 से गुणा कर दें, 2 करना 2, तो 2 का स्थानीय मान 2 हो गया। 3 का बोला गया कि 3 का स्थानीय मान कितना होगा, 3 कितने पर दहाई पे आ रहा है, तो इसमें 10 से गुणा कर दीजिए, कितना हो गया 3 × 30। और ये कितने पे आ रहा है, सैकड़े पे आ रहा है, तो 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, इसमें 100 से कर दीजिए, कितना हो जाएगा 700। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, करते हैं किसमें 6 का अगर पूछा जाएगा तो 6 में किससे कर देंगे 1000 से, कितना हो जाएगा 6000। इसमें कर देंगे कितना हो जाएगा 5 में 10,000 से कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा 50,000। ठीक है, ये किसका हो गया स्थानीय मान। आप ऐसे निकाल सकते हो, और आपको तरीका जैसे इसी क्वेश्चन में कहते हैं 5 7 6 7 सॉरी 5 6 7 3 2, 2 का स्थानीय मान या 5 का, किसी का पूछ ले। अगर आपसे पूछा जाए 2 का स्थानीय मान कितना होगा, 2 के आगे कितने अंक हैं, कोई अंक नहीं है, तो आप इसका स्थानीय मान कितना होगा 2 ही होगा। 3 का पूछा जाए स्थानीय मान कितना होगा, 3 के आगे कितने अंक हैं, 1 है, तो 3 के आगे 1 0 बढ़ा दीजिए। 7 का स्थानीय मान कितना होगा, 7 के आगे देख लो अंक कितने लिखे हैं 1 2, तो आप 7 के आगे कितना 0 बढ़ा दीजिए, 2 बढ़ा दीजिए। और 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6 के आगे कितने अंक दिए हुए हैं 1 2 3, तो कितना हो जाएगा इसका 6000 हो जाएगा। 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 5 के आगे कितने अंक हैं देख लीजिए 1 2 3 4, तो आप 4 0 बढ़ा दीजिए, 1 2 3 और 4। इस तरीके से जितने जिसके आगे अंक हो उसके आगे उतने 0 बढ़ा दीजिए, स्थानीय मान निकल जाएगा। ठीक है, जैसे पूछा क्या जाएगा, पूछा जाएगा 6 के स्थानीय मान और 7 के स्थानीय मानों के बीच अंतर कितने का होगा, तो 6 का स्थानीय मान कितना है 6000, 7 का स्थानीय मान कितना है 700, और इनके बीच अंतर या योग कुछ भी पूछा जा सकता है, योग भी पूछा जाता है, जोड़ दीजिए इनके स्थानीय मानों को 7, और ये कितना हो जाएगा 67। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये होगा स्थानीय मान। अब देखना जाति मान कैसे निकाला जाता है, इसके आगे क्या है, जाति मान या लोकल वैल्यू, या इसी को अंकीय मान या अंकित मान कहते हैं, इसे कहते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, अब देखना क्या है, जाति मान क्या होता है, किसी संख्या का, जैसे हमने लिखा 5 3 2 1, किसी भी संख्या का जाति मान उसका अपना मान होता है। जैसे हमने कहा 1 का जाति मान क्या होगा, फेस वैल्यू ऑफ 1, यानी कि 1 का जाति मान क्या होगा, तो कितना हो जाएगा 1 ही होगा। 2 का जाति मान कितना होगा 2 ही होगा, और 3 का जाति मान कितना होगा 3 होगा। 5 का कितना होगा 5 ही होगा। जिसके बारे में बोलागा वही उसका जाति मान हो जाएगा। ठीक है, अब देखना जितना हमने अभी तक पढ़ा है, जितना अभी तक हमने पढ़ा है, इस स्ट्रक्चर से वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमने स्टार्टिंग मतलब जो है जब स्टार्ट किया था तो आपसे बताया था कि
क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती हैं? तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या तो नहीं हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है। ठीक है, इससे थोड़ा समझिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या होती है, इसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर को वास्तविक संख्या बोलते हैं। इरेशनल नंबर को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर परिमेय संख्या, इंटीजर्स नंबर पूर्णांक, और होल को बोलते हैं होल नंबर यानी पूर्ण संख्या बोलते हैं, और नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक संख्या क्या वास्तविक संख्या हो सकती है? तो हो सकती है। देखना, रियल नंबर के अंदर तो है प्राकृतिक संख्या, हो सकती है। ठीक है, क्या पूछा जा सकता है? क्या अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है? हो सकती है, इसके अंदर आया हुआ हो सकता है। अगर पूछा जाए क्या अपरिमेय संख्या, क्या अपरिमेय संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती है? तो नहीं, इनका देखो तालमेल है कोई नहीं है, तो नहीं होगा। इसका अगर इससे पूछा जाए क्या अपरिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? तो नहीं होंगी, ध्यान रखना। अगर पूछा जाए पूर्ण संख्या क्या पूर्णांक संख्या हो सकती है? तो हो सकती है। ये बात इस स्ट्रक्चर से चीजें जो है आपको क्लियर हो जाएंगी। आप स्ट्रक्चर भी बना लीजिएगा ताकि इससे जो भी क्वेश्चन आपको डाउट लगेगा आप यहां से उसको कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों रवि सर देख लीजिए, आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहे हैं, जीरो से बिल्कुल पढ़ा रहे हैं। मतलब अगर बच्चे को कुछ भी नहीं आता होगा तो बच्चा अगर इनसे क्लास लेगा तो उसको मैथ आने लगेगी। हमारे बहुत सारे बच्चे फोन करके कहते हैं सर जो है हम लोग एग्रीकल्चर क्षेत्र से हैं, हमारी मैथ बहुत कमजोर है। तो आप अपनी मैथ को अगर तेज करना चाहते हैं तो आप आइए, ये बिल्कुल जीरो से रवि सर पढ़ा रहे हैं और आपको शिखर तक ले जाएंगे, बहुत ऊंचे तक ले जाएंगे। और मैं आपको वादा करता हूं कि आपका सिलेक्शन रवि सर के द्वारा होगा। एजीटीए आप बनोगे तो उसमें रवि सर का भी योगदान होगा। तो आप लोग चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपका सिलेक्शन हो। अब आज से कंटिन्यू ये जो टर्न चल रहा है, अभी मैं इसका टाइम निर्धारण करूंगा। ठीक है, थोड़ा समय इसका जो है बताऊंगा कि कब कौन सी क्लास होगी, थोड़ा ये मैनेज हो जाए सारी चीजें। ठीक है मित्रों, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मैथ में, इससे निश्चिंत रहिए आप लोग। हाँ, रवि सर ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो दुनिया कोई ताकत नहीं आपको रोक सकती, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ठीक है, ओके।